हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.9। यदि आप एक्सरसाइज 7.8 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.8 के इंट्रोडक्शन में हम आपको बताए थे कि डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है और लिमिट एज ए सम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में जो एग्जाम्पल थे आपके एक्सरसाइज 7.8 के जो एग्जाम्पल्स थे उनको भी मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो वहां से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, कि डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है, क्लियर है बात। लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.9 में मेनली आपको दो फंडामेंटल थ्योरम दी गई है कैलकुलस की, उनको समझना है और उन्हीं दो फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके आपको ये जो एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन है ना, उनको आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, लेकिन ये दो फंडामेंटल थ्योरम पढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, एरिया फंक्शन, ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो एरिया फंक्शन जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है तो ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेट इंटीग्रल्स का कह सकते हो आप शॉर्ट व्यू लेंगे। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रल के हेल्प से ही हम इस एरिया फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो देखो क्या होता है, आपको हम बताए थे जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx, जहां पे a आपकी लोअर लिमिट कही जाती है और b आपकी अपर लिमिट कही जाती है। ठीक है, और ये आपका fx जो है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ना, और ये आपका dx है। ठीक है, तो ये जो आप इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx है ना, ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी एरिया? इस एरिया को, ये जो एरिया दिख रही है इस एरिया को। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो आपका ये इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx डेफिनेट इंटीग्रल है ना, ये आपकी एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी एरिया? ये पूरी एरिया, यहां से यहां तक की ये जो एरिया आपको दिख रही है। ठीक है, ये पूरा एरिया मैं बोलूँ तो ये क्लियर है बात। तो ये एरिया हाई कौन सी, जरा देखो फंक्शन क्या है आपका fx, तो fx फंक्शन से जो ग्राफ प्लॉट करोगे सपोज दैट कुछ इस तरह से आएगा, तो इस ग्राफ के द्वारा जो ये कर्व मिला उसके द्वारा बाउंडेड एरिया, और एक ऑर्डिनेट्स है आपका x इक्वल टू a, दूसरा ऑर्डिनेट है x इक्वल टू b, और ये x एक्सिस से बाउंडेड एरिया। ठीक है, मतलब देखो कहीं ना कहीं ये एरिया जो आपको दिख रही है ये वाली, ये आपकी एरिया बाउंडेड है किससे? x एक्सिस से, और ऑर्डिनेट x इक्वल टू a, ऑर्डिनेट x इक्वल टू b, और ये जो फंक्शन हमारा ये जो fx दिया गया उसके द्वारा जो ये ग्राफ प्लॉट किया गया है उसका ये जो कर्व मिला है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू fx, ऑर्डिनेट x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, और ये x एक्सिस। ठीक है, तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है ये वाली, यहां से पूरी एरिया ये जो दिख रही है आपको। ठीक है, मतलब ये एरिया ये जो दिख रही है आपको ये वाली एरिया ना, क्लियर है बात। अच्छा, बस इन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पे बताए हैं, तो आप एक बार इसको भी देख लीजिए। वी हैव डिफाइंड इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx एज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx है, ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी एरिया? बाउंडेड बाय द फंक्शन y इक्वल टू fx, इसके द्वारा जो कर्व ड्रॉ किया गया इस कर्व के द्वारा, और ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, और ये ऑर्डिनेट जो दिख रहे हैं आपको x इक्वल टू a और x इक्वल टू b इसके द्वारा, एंड x एक्सिस, और इस x एक्सिस के द्वारा। कहने का मतलब कौन सा रीजन आ रहा है आपका? ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाला रीजन है ना, ये पूरा रीजन जो है, ठीक है, ये पूरा रीजन जो दिख रहा है ना, इसकी जो एरिया होगी उसी को रिप्रेजेंट करता है ये क्या? इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। ठीक, चलो अब आगे देखो, अगर मैं क्या करूं, लेट x बी अ पॉइंट इन द क्लोज इंटरवल a b,
अगर आप क्या करो, एक पॉइंट को लेट कर लो, सपोज दैट ये पॉइंट है आपकी ये है, ठीक है, ये वाली पॉइंट, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। सपोज दैट देखो क्या कर, लेट एक्स बी ए पॉइंट इन क्लोज इंटरवल ए बी। इस जो ये क्लोज इंटरवल आपका ए टू बी दिख रहा है ना, यहां पे हमें क्या करते हैं, पॉइंट लेट कर लेते हैं। सपोज दैट ये पॉइंट हमारी क्या है, ये एक्स है, ठीक, क्लियर ये बात, यहां तक समझ में आया। देन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स, तो ये अब ए टू एक्स यहां तक का जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, ये जो एरिया आपको दिख रही है, सपोज दैट अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं इस तरह से ना, ये वाली एरिया ना, इस एरिया की, ये जो आपको दिख रही है शेडेड रीजन ना, रिप्रेजेंट है ना। देन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ए बी सी डी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो अगर मैं बोलूं ये आपकी जो शेडेड रीजन है ए बी सी और ये डी, ये जो ए बी सी डी ये रीजन जो शेडेड दिख रहा है आपको, ये किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ एक्स पे, मतलब इस एक्स पे डिपेंड करता है ना, इस एक्स पे डिपेंड करता है ना, इस एक्स की वैल्यू पे। ये जो दिख रहा है आपको ए और बी के बीच में जो ये एक्स दिख रहा है, कैसे डिपेंड करता है, देखो अगर आप इस एक्स की वैल्यू को, मतलब एक्स को अगर आप इस तरफ बढ़ा दें तो ये एरिया जो शेडेड रीजन दिख रहा है आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि आप एक्स को इस तरफ इधर लाएं ना, ये जो एक्स दिख रहा है ये, इसको अगर आप इस तरफ लाएंगे तो ये एरिया आपकी सिर्फ इतनी रह जाएगी, है ना। और अगर आप इसको आगे तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो ये एरिया आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर आप एक्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये जो एरिया दिख रही है आपको, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि आप एक्स को घटाते हैं, मतलब एक्स को इस तरफ लाते हैं, तो ये एरिया क्या हो जाएगी आपकी, रेड्यूस हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि जो ये आपको इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स है, ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और वो एरिया कौन सी है, ए बी सी डी, है ना। और ये जो एरिया ए बी सी डी है ना, वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करती है ना। कैसे डिपेंड करती है, देखो जरा, अगर आप इस एक्स को इस तरफ एक्सटेंड कर दो तो कहीं ना कहीं ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी। फिर ये एरिया आपकी इतनी हो जाएगी यहां तक, मतलब इतनी एरिया आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। और यदि आप इस एक्स की वैल्यू को क्या करो, सब मतलब थोड़ा कम कर दो, मतलब ये एक्स जो यहाँ लिए हो ना आप, ये वाली लाइन, इसको आप यहाँ पे ले लो, देखो ये एरिया क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कहने का मतलब कि ये जो एरिया है ए बी सी डी, ये एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। मतलब एक्स की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो एरिया बढ़ जा रही है, एक्स की वैल्यू घटा रहे हैं तो ये एरिया घट जा रही है ना। समझ में आई बात, क्लियर है यहाँ तक। शो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ए बी सी डी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये जो ये एरिया है, सपोज दैट अगर ये एरिया आपकी ए है, ठीक है, ए बी सी डी, तो ये किसकी फंक्शन है, एक्स की फंक्शन है। क्योंकि क्या होता है, एक्स पे तो ये डिपेंड कर रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एरिया बढ़ जा रही है, एक्स की वैल्यू घटा रहे हैं तो एरिया घट जा रही है। मतलब कि ये जो एरिया ए बी सी डी है, इसको आप कह सकते हो फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स के अकॉर्डिंग फंक्शन कर रही है। एक्स को बढ़ा रहे हैं तो एरिया बढ़ जा रही है, अगर एक्स को घटा रहे हैं तो एरिया घट जा रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई है, क्लियर है यहां तक। सो वी डिनोट दिस फंक्शन ऑफ एक्स बाई ए एक्स। तो इस फंक्शन को, ये जो एरिया फंक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये एरिया बढ़ जा रही है, और एक्स की वैल्यू जब घटा रहे हैं तो एरिया घट जा रही है। जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इस फंक्शन को ए एक्स से। और तब ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया फंक्शन ए एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, जहां पे एक्स आपका क्लोज इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है। क्योंकि देखो ये क्लोज इंटरवल है ना ए टू बी, इसके बीच में ही तो एक्स आ रहा है ना। और एक्स की वैल्यू जैसे हम लोग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो ये एरिया देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे है ना, अगर मैं इसको एक्सटेंड करके यहाँ ला दूं, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ एक्स को, तो देखो ये एरिया आपकी यहाँ तक हो जाएगी, ये पूरा रीजन जो आ रहा है यहाँ तक हो जाएगा, मतलब एरिया बढ़ गई। और यदि मैं एक्स की वैल्यू को घटा दे रहा हूँ तो ये आपकी एरिया क्या हो जाएगी, तक हो जाएगी, सिर्फ ये इधर की एरिया रह जाएगी यहाँ से, तो एरिया क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। कहने का मतलब कि जो ये एरिया है, अगर मैं इसको ए बोलूं तो ये एक्स पे डिपेंड करती है, मतलब कि ये जो एरिया है वो एक्स का फंक्शन है। तो जब ये एरिया एक्स का फंक्शन है तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं ए एक्स से। और तो जो ये मेरा ए एक्स होगा वो इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, जहां पे आपका एक्स जो होगा वो क्लोज इंटरवल
ए बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यही होता है आपका एरिया फंक्शन। ठीक है, समझ में आई बात। एरिया फंक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है, एरिया फंक्शन आपका जो होता है वो x का फंक्शन होता है जो x पे डिपेंड करता है, मतलब कि x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगी, x की वैल्यू अगर घटाएंगे तो एरिया घट जाएगी। ठीक है, और एरिया फंक्शन को हम लोग ए एक्स से डिनोट करते हैं, और ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, जहां पे x आपका क्लोज इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आपको लगे कि इसमें कोई चीज ऐसी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ध्यान दीजिए, देखिए फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होता है, लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी ना। ठीक है, हम लोग क्या लेट कर लिए हैं कि जो मेरा फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूअस इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड ए एक्स बी द एरिया फंक्शन, और ए एक्स जो है वो क्या है, मेरा एरिया फंक्शन है। देन ए डैश एक्स इज इक्वल टू, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। कहने का मतलब इनका यह है कि अगर आप ये जो ए डैश एक्स दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका डी बाई डी एक्स ही तो है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ये आपका ए डैश एक्स जो दिख रहा है ना, ये डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स है ना। तो कहने का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। ठीक, क्लियर ये बात। तो कैसे होता है जरा देखो, अभी हम आपको बताए थे कि जो एरिया फंक्शन ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स ना, जहां पे x कहां से बिलोंग करता था, क्लोज इंटरवल ए बी से ना। ठीक है, इतनी बात। अब क्या ये देखो a डैश एक्स है, मतलब क्या है d बाई डी एक्स ना, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स है ना, मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स है क्या, a डैश एक्स। तो कहने का मतलब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ए डैश एक्स। और डिफ्रेंशिएशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन का जस्ट इनवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब कि अगर ये आपका x है तो इसका इनवर्स क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो x इंटू 1/x क्या देता है आपको, सिंपल 1 दे देता है ना। तो कहने का मतलब कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। तो ये जो डिफरेंशिएशन होगा हमारा, ये डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो सीधा आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात, ये कैसे ये थ्योरम आई थी हमारी, प्रूफ हुई। ठीक है, क्लियर ये बात। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ध्यान दीजिए, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। देखो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होती है, सपोज दैट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, मान लेते हैं कि f कोई एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल ए बी ना, एंड f कैपिटल F है, ये कैपिटल F बी एंटी डेरिवेटिव आर इंटीग्रल ऑफ f, और जो कैपिटल F है वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। मतलब क्या, मतलब आप f को अगर आप इंटीग्रेट किया आपने, ठीक है, आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिल गया, कैपिटल F मिल गया। सपोज दैट कुछ ऐसी बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तब क्या होता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कैपिटल F ऑफ एक्स, और अब ये आपकी लिमिट है जो, ठीक है, a टू b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप पहले ये अपर लिमिट को यहाँ पुट कर देंगे, मतलब वैल्यू ऑफ f एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट a। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो जरा अब यहीं से आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको, यही कॉन्सेप्ट यहाँ से आप सीखिए कि कैसे
इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी यहाँ से रिमूव होता है। डेफिनेट इंटीग्रल है ना ये, डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है। चलो इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, हो सकता है इससे आपको समझ में न आया हो ना। तो सपोज दैट अगर हमको ये इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी दिया गया हो एक्स स्क्वायर डी एक्स ना, समझ में आ रही बात। तो आप क्या करो, सिंपल इसको पहले क्या करो, इसको समझ लो कि ये एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप इजीली इंटीग्रेट करना क्या करते हो, जानते हो। तो आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स टू द पावर 3/3 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ठीक, क्लियर ये बात। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ये लिमिट है ना, अब आप इस लिमिट को क्या करो, इसको आई लेट कर लो आप, ठीक है। अब करो क्या, आई इज इक्वल टू, इस लिमिट को आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, एक्स टू द पावर 3/3 प्लस सी। और ये लिमिट आपकी क्या ली थी हम लोग, ए टू बी है ना, एक्चुअली ए टू बी नहीं लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 2 to 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 to 3 लिमिट ले लेते हैं ना, लो 2 to 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे 3 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या किया, हमको ये फंक्शन एफ एक्स इस तरह से दिया गया था, मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो हमको फंक्शन ये कैपिटल एफ एक्स क्या मिला, एक्स टू द पावर 3/3 प्लस सी मिल गया है ना। अब मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया और ये लिमिट ए टू बी दिया गया था और यहाँ पे लिमिट हमारी क्या 2 to 3 थी, हमने 2 to 3 कर दिया, ठीक है, क्लियर ये बात। अब आप क्या करो, लिमिट को पुट करो इसमें, देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ से। पहले आप क्या करोगे, अपर लिमिट पुट कर रहे हो ना यहाँ पे, देखो तो आप अपर लिमिट पुट कीजिए यहाँ पे, तो देखो क्या आ जाएगा, ये 3 to the पावर 3/3 और ये सी, ठीक। फिर इसके बाद माइनस ये लोअर लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट आप पुट कर दीजिए 2 to the पावर 3/3, ठीक। और ये देखो ये माइनस है ना, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको भी क्या कर देगा, ये जो सी को माइनस कर देगा ना। देखो यहाँ से यहाँ सी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ध्यान दो 3 पावर है ना, तो सिर्फ 3 to the पावर 2 बचेगा, मतलब क्या 9 माइनस और ये क्या हो जाएगा आपका 2 to the पावर 3 मतलब क्या 8/3, ठीक है। और ये बाई 3 है ना आपका, ठीक। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो 9 3 जा 27 माइनस 8/3 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 19/3। बस देखो कांस्टेंट सी क्या हो गया, रिमूव हो गया, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया था ना, इसीलिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में सी यूज नहीं करते। आई थिंक ये आपको थ्योरम अब क्लियर हो गई होगी, एग्जाम्पल के हेल्प से मैंने समझाया है, ठीक है, सिंपल। जैसे देखो जिसको आपको इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स था, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 और ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो एफ एक्स है ये यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब कह रहा है कि जो एफ कैपिटल एफ डैश एक्स है ना, वो एंटी डेरिवेटिव है, मतलब क्या है, इंटीग्रल है किसका, एफ का, स्मॉल एफ का। तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रल फाइंड कर लिया, तो इंटीग्रल हमको क्या मिला एक्स टू द पावर 3/3 प्लस सी, ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर का। अब इस पे कह रहा है कि आप ये लिमिट को ऐसे लिख लीजिए, मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि इस लिमिट को आप पुट कर दीजिए, मैंने क्या किया है, लिमिट को पुट कर दिया, तो यहाँ से सी हमारा कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे हमारा 3 ये एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब था, एक्स के प्लेस में हमारी लिमिट अपर लिमिट क्या थी 3 थी, मैंने 3 पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया 19/3 आ गया। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में ना कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। आई थिंक कितने हैं ये 3 4 है ना, ठीक है, 4 रिमार्क्स आपको दिए गए हैं। तो उसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट 3 रिमार्क्स है ना, उनमें कुछ ऐसी कोई बात नहीं दी गई है जो आप नहीं जानते हैं, ठीक है। वो बस वही आपकी जो फंडामेंटल थ्योरम आप 2 पढ़े हैं ना, 2 फंडामेंटल थ्योरम, उन्हीं 2 फंडामेंटल थ्योरम को उसने क्या किया है, इंडिविजुअल अलग अलग एक्सप्लेन करके दिया है। तो उसमें कोई ऐसी नई चीज़ आपको नहीं बताई गई है, ठीक है। और जो भी बताई गई है वो आप क्वेश्चन करते करते सीख जाओगे, ज़्यादा उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें जो 4th रिमार्क है ना, उस पर थोड़ा सा गौर करने की बात है। इसमें कह रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, ये वाला, इसका इंटीग्रल आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें जो ये क्लोज इंटरवल, ये जो लिमिट दी गई है ना -2 to 3, इसमें जो है ये दिया गया है आपको x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन 1। इस लिमिट में ना ये जो बिलोंग करते हैं ना इसमें से, ठीक है, इस क्लोज इंटरवल में ये
इसमें ये फंक्शन जो हमारा सपोजेड ये जो एफ एक्स फंक्शन है ना, ये फंक्शन आपका डिफाइंड ही नहीं है, मतलब कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल तभी फाइंड कर पाएंगे जब वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और यहाँ पे इस लिमिट के अंदर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे तो थोड़ा आसान फंक्शन था, आप इजीली देख के बता दिए कि सर ये तो डिफाइंड ही नहीं है इस लिमिट के अंदर ना, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं। तो जब अगर कॉम्प्लिकेटेड आएगा फंक्शन वहाँ पे तो आप बता नहीं पाओगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनसीईआरटी बुक में और आपके एग्जाम में भी वही फंक्शन आएगा जिसका इंटीग्रल आपको फाइंड करना रहेगा, जो क्या होगा, ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस होगा गिवन इंटरवल में, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि सर हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, हम कैसे पता कर पाएंगे कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कौन सा नहीं है किस इंटरवल में। तो आपको जो भी फंक्शन दिया जाएगा एग्जाम में या फिर आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस ही आएंगे, ठीक। तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, बट ये आप जानते रहो कि फंक्शन आपका जब किसी गिवन इंटरवल में अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तभी आप उसका इंटीग्रल फाइंड कर पाओगे। हालांकि फाइंड कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इस लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। ये जो इंटरवल दिख रहा है ना, इसको हम लोग इंटरवल को ब्रेक करके फाइंड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती फिलहाल। लेकिन आपके जो समझने की चीज़ें थी वो यही थी कि क्या नाम से जो फंक्शन होना चाहिए आपका गिवन इंटरवल में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और आपके बुक में और एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे, वही फंक्शन आएंगे जो कॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, तो देखो अगर ये फंडामेंटल थ्योरम जो 2 हम बताए ना, उसको अगर हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप 60% भी समझे हैं ना तो काफ़ी है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर, अभी आपके एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल है ना उसको मैं कराऊंगा और इन्हीं 2 फंडामेंटल थ्योरम का यूज करूंगा, वहां से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एवरीथिंग, ठीक है। तो पेशेंस रखिए और एग्जाम्पल को मैं कराता हूँ ना, अभी देखो लगेगा बहुत हलवा है, ये आसान है एक्चुअली, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 27 का ये फर्स्ट पार्ट है, 4 पार्ट दिए गए हैं एग्जाम्पल 27 के, तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका। देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम सेकंड जो थी ना कैलकुलस की, अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं, उसी का यूज यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। और रही बात स्टेप्स की, तो यहीं से सीख लेंगे क्या किस किस स्टेप्स की आपको आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आसान है, बहुत आसान है। देखो अभी आप बोलोगे वाह सर मज़ा आ गया, ठीक है। तो देखो जरा, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x स्क्वायर dx, ठीक है। क्लियर है बात? अब आपने दिमाग से कुछ देर के लिए इन लिमिट को भूल जाओ। तो जब आप इन लिमिट को भूल जाओगे तो सीधा क्या बोलोगे, सर ये तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx तो दिया गया है ना। तो क्या करेंगे, सिंपल इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब आप सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, x टू द पावर 3/3, ठीक है। चूंकि ये डेफिनेट है तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं यूज करेंगे, ठीक। सिंपल सी बात है, यही मिल जाएगा आपको। और फिर आप क्या करो, ये लिमिट लिख दो यहाँ पे, बात खत्म, आसान है बेहद, ठीक है। अब ये फंडामेंटल थ्योरम आप लगाओ सेकेंड वाली, ठीक है। क्या करते थे हम लोग, पहले अपर लिमिट रखते थे यहाँ पे, फिर माइनस करते थे, फिर लोअर लिमिट रखते थे ना। तो बस लिख दीजिए यहाँ पे अपर लिमिट लगा दीजिए आप, क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3/3 माइनस, अब ये लोअर लिमिट रख दीजिए यहाँ पे 2 टू द पावर, मतलब ये x की प्लेस पे आप एक बार अपर लिमिट रखेंगे पहले, फिर इसके बाद माइनस करेंगे, फिर आप x के प्लेस पे लोअर लिमिट रख देंगे, ठीक है, /3 ना। अब इस ब्रैकेट की वजह से कोई नीड नहीं है, आपने लिमिट पुट कर दिया है तो रिमूव कर लीजिए। अब यहाँ से देखो ये 3 टू द पावर 3 है तो एक 3 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा आपको। तो 3 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है 9 माइनस, और ये 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है 8/3, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 27 माइनस 8/3 दे देगा ये, है ना। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या मिल गया आपको, इसको सिंप्लीफाई करो आप, देखो 19/3, बस हो गया, सिंपल। वाह सर मौज कर दिया आपने, तो बिल्कुल इसी तरह से होगा, सारे क्वेश्चन इसी तरह होगा। हाँ बस अगर इसमें कुछ थोड़ा सा जो नया आपने सीखा है ना, बस ये लिमिट को ही पुट करना, और बाकी जो चीज़ें रहेंगी ना वो आपकी पुरानी ही रहेंगी। मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करना आप ऑलरेडी जान ही रहे हो, ठीक है। जो आप इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करना था वो प्रोसेस आपको पता ही है, बस वही लगाना है, इसके बाद लिमिट पुट करना है, आंसर पाना है, ठीक है। कुछ भी
इसमें ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते हो, सिर्फ नया है तो वो लिमिट को ही पुट करना, और ये काम तो आप मास्टर हो इसमें, ठीक है। बस इंटीग्रेशन जो आप फाइंड करोगे वो जो पीछे मतलब प्रीवियस मेथड पढ़े हैं, फार्मूले पढ़े हैं, उन्हीं मेथड्स और फार्मूलों का हेल्प से आप फाइंड करोगे, ठीक है। बस, और जब इंटीग्रेशन फाइंड कर लोगे तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे लिमिट पुट करना रहेगा, लिमिट पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर पा जाएंगे ना। सारे क्वेश्चन में यही स्टेप करने हैं आपको, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल 27 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल 27 का सेकेंड पार्ट करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल 27 का सेकेंड पार्ट में देखिए क्या दिया गया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 अंडर रूट एक्स डी एक्स बाई 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। लेट कर लीजिए आप, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 अंडर रूट एक्स डी एक्स बाई 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर, है ना। देखो अब क्या करेंगे, ये जो इसको सबसे पहले काम आपका क्या होता है, इंटीग्रेट करना, है ना। भूल जाओ कि ये लिमिट भी दी गई है आपको, तो सिंपल आपको क्या दिखेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स बाई 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर, है ना। मान लो लिमिट ये कुछ देर के लिए भूल गए, दिमाग से निकाल दो, तो सिंपल इंटीग्रेशन दिखेगा आपको इंडेफिनिट टाइप का। तो आप क्या करो, सिंपल इसको इंटीग्रेट कर लो। तो देखो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको ये जो पूरा दिख रहा है आपको ना, ये अंदर होल स्क्वायर के अंदर 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू टी। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, माइनस 3/2 एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ना। क्लियर है बात। अच्छा, ये सब तो आप ऑलरेडी जानते हो ना, मास्टर हैं सर इसके हम तो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो दिख रहा है -3/2 ना, इसको हम लोग इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखो, और ये एक्स टू द पावर 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो, रूट एक्स ना, एक्स टू द पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो, रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका 2/3 माइनस 2/3 डी टी। क्लियर है बात ना। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9। देखो बुक के प्रोसेस से हम थोड़ा से हट के बता रहे हैं, बट गलत बुक भी नहीं है और गलत हम भी नहीं है, क्योंकि फाइनली बुक भी वही काम करेगी जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप इस बात से घबराएंगे नहीं कि सर बुक में थोड़ा अलग तरीके से किया है, कोई बात नहीं, बुक भी सही है अपनी जगह, हम भी अपनी जगह सही है, ठीक है। क्लियर है बात। तो आप देखो बुक का थोड़ा सा क्या है ना, स्टेप फॉलो करने में लंबा हो जा रहा है प्रोसेस, ठीक है, और बुक भी फाइनली वही काम करेगा जो हम करेंगे। तो क्यों ना जो इंटीग्रेशन की लिमिट दी गई, लिमिट के साथ ही काम कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब दिमाग में लेके रखोगे कि लिमिट है ही नहीं यहाँ पे ना। तो देखो ये अंडर रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको, -2/3 डी टी बाई, और ये 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर है। आपने 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 को कैलकुलेट कर लिया है टी, तो क्या हो जाएगा ये आपका टी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ये आई इक्वल टू है, ध्यान रखेंगे आप ना। देखिए आई इक्वल टू क्या मिल गया आपको यहाँ से, ये जो -2/3 दिख रहा है इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 और आपका हो गया ये जो ये 1/t दिख, सपोज दैट ऐसा दिखने लगा ये बाई टी स्क्वायर ना। तो आप क्या लिख सकते हो, इस बाई टी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, हाँ ऊपर कर लेते हैं इसको, t टू द पावर -2 -2 dt कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा फिर आपको यहाँ से, -2/3। अब इसको आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो देखो जब t टू द पावर -2 को आप इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल आपको क्या मिल जाएगा, t टू द पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, ठीक है। और ये अपना लिमिट आप क्या करो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सेकंड यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
है ना, क्योंकि ये क्या है हमको इस फंक्शन का ये इंटीग्रल है, तो इसकी लिमिट हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट कर लेंगे, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू -2/3। अब देखो ये क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से t टू द पावर, अब ये क्या हो जाएगा आपका 1/t, और ये 2 देखो ऐसे मिलेगा ना एक्चुअली आपको, यहाँ पे ध्यान दो जरा, ये t टू द पावर -2 + 1 क्या हो जाएगा आपका ये -t बाई, और ये क्या हो जाएगा -1, और ये आपका 4 9, ठीक। तो देखो i इज इक्वल टू क्या मिला आपको यहाँ से -2/, ये माइनस जो दिख रहा है हम इसको बाहर कर लेते हैं ये, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, इस माइनस को क्या कर देगा प्लस ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर ये इसको आप लिख लीजिए 1/t, और ये लिमिट 4 to 9, ठीक। चलिए देखिए फिर i इज इक्वल टू 2/3, और ये 1/t है ना, तो t की वैल्यू क्या आपने लेट किया, यहाँ पे जरा ध्यान दो आप, 30 - x टू द पावर 3/2 पुट कर लीजिए आप, 30 - x टू द पावर 3/2, और ये आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा अब देखो जरा ध्यान देने वाली बात ये है कि अब क्या करेंगे हम लोग, ये लिमिट को इस पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप लिमिट को पुट कर दीजिए, देखिए आई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका 2/3, पहले आप इस लिमिट को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/30 माइनस x की प्लेस पे 9 रखेंगे तो 9 बाई, ठीक है, 9 टू द पावर 3/2, ठीक, माइनस, अब इसको पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा -1/30 माइनस x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4, तो 4 टू द पावर 3/2, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आई। अच्छा अब देखो थोड़ा जगह हमारे पास कम पड़ रहा है, चलो यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो जरा, देखो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ से, i इज इक्वल टू ये 2/3 हो गया आपका। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो 30 - 9 टू द पावर 3/2, तो 9 टू द पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, जरा देखो यहाँ पे 9 टू द पावर 3/2 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो अब इसको क्या लिख सकते हो 3 टू द पावर, इस 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 टू द पावर 2 ना, तो अब ये 3 टू द पावर 2 और इसकी पावर 3/2 है ना। 9 को मैंने क्या किया है 3 टू द पावर 2 लिख दिया है, 9 को मैंने क्या किया है 3 टू द पावर 2 लिखा है। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3 टू द पावर 3, और 3 टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 27, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 1/30 माइनस 27 कर दूंगा, है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया 9 टू द पावर 3/2 को मैंने क्या लिखा है 27 वैल्यू आई है, तो मैंने 9 टू द पावर 3/2 के प्लेस पे 27 कर दिया, ठीक, माइनस 1/30 माइनस, और ये 4 टू द पावर 3/2, 4 टू द पावर 3/2 है ना, इस तरह से आपका इसको आप 4 को क्या लिख सकते हो 2 टू द पावर 2, 3/2, देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 3 मतलब क्या 8 है ना, ठीक है। तो मतलब 4 टू द पावर 3/2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप 8, तो आपका हो जाएगा ये 8, ठीक। तो यहाँ से i इक्वल टू आपको क्या मिला 2/3 1/3 ना, 30 माइनस 27 क्या देगा 3 माइनस 1 और 30 माइनस 8 क्या देता है आपको 22 ना, ठीक है। क्लियर है बात। चलो देखो यहाँ से i इक्वल टू आपको क्या मिल गया 2/3, और इसको एलसीएम लेंगे तो कितना देगा ये आपको 3 और 22 का 66 है ना, मतलब आप इसको क्या करो इस अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर लो आप ना, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से यहाँ से मिलेगा आपको 22, ठीक, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 3, तो i इज इक्वल टू 2/3। अब देखो ये 22 माइनस 3 क्या हो जाएगा, सॉरी ये इंटू रहेगा ना 19 ना, 19 बाई और ये 66, यहाँ से जरा आप ध्यान दो, देखो ये कितना हो जाएगा 33
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से i इज इक्वल टू, ये ऊपर क्या बचा 90 और नीचे क्या बचा 3 इंटू 33, मतलब क्या हो जाएगा ये 99। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है ना। तो कहने का मतलब i आपको क्या मिल गया ना, तो i आपको क्या मिला 19/99। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया है। तो देखो आप इसको नोट करेंगे कैसे, यहाँ से नोट करेंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से शुरू करना है दिस दिस एंड फिर ऐसे ना। ठीक है, समझ में आ गया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 27 का थर्ड पार्ट है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x dx बाई x plus 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो सिंपली आप इसको लेट कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x dx बाई x plus 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखो क्या करेंगे, ये जो सिंपल, अब कुछ देर के लिए लिमिट जो दी गई ना उसको भूल जाओ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 क्या दिख रहा है आपका ये, हाँ सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से इसको आप इंटीग्रेट करते थे। तो क्या करिए यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बाई पार्शियल फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा आपको, जरा ध्यान दो, x प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 मिलेगा आपको। ठीक है, देखो हम यहाँ पे लिख लिए हैं, सिर्फ आप ईमानदारी से काम करोगे, आप नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इस पे अप्लाई करोगे, फिर आप इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी ये काम आप पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप सीख चुके हैं, तो ये बहुत आसान है आपके लिए, इजीली आप कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसके प्लेस पे आप ये लिखेंगे, तो देखो आपको आई क्या मिल जाएगा यहाँ से, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 और ये आपका dx। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो देखिए यहाँ से आई इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, और ये आपकी ये लिमिट आप रख लीजिए, क्या है लिमिट आपकी 1 to 2। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। ये देखो ये लिमिट है, आप कुछ देर के लिए भूल जाओ तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 dx। तो आप इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, जो मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेशन हमको इतना मिला। अब फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई किया मैंने, यहाँ पे लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दिया। ठीक, क्लियर बात है। अब आप इन फंक्शन की वैल्यू फाइंड कीजिए एट द अपर लिमिट 2 एंड लोअर लिमिट 1। ठीक है, तो देखो जरा क्या मिलेगा आपको, आई इज इक्वल टू, आप पुट कीजिए अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ये माइनस लॉग 2 प्लस 1 और ये प्लस 2 लॉग 2 प्लस 2 ना। ठीक है, और ये माइनस पुट कीजिए आप, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 1 प्लस 1 प्लस, सॉरी ये 2 लॉग है ना, प्लस 2 लॉग 1 प्लस 2। ठीक है, क्लियर ये बात। सो आई इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 प्लस 1 मतलब क्या 3 प्लस 2 लॉग 2 प्लस 2 मतलब 4 माइनस, अभी देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, अगर माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस ये लॉग 2 हो जाएगा आपका ना, और ये अब यहाँ पे देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -2 log
और ये क्या हो जाएगा 2 + 3। ठीक, क्लियर है बात। चलो अब यहाँ से ज़रा ध्यान दो, i = देखो ये -2 log 3 और ये -2 log 3 क्या हो जाएगा आपका -3 log 3 ना। और यहाँ पे ध्यान दो ये +2 है ना आपका, यहाँ से 2 log 4 है तो क्या हो जाएगा ये log 4 to the power 2 है ना। कभी ऐसा रहता था ना n log m, तो इसको कैसे लिखते थे आप log m to the power n। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने क्या किया है, ये 2 log 4 को मैंने क्या लिखा है log 4 to the power 2। ठीक है, इसकी हेल्प से ना, प्लस ये क्या है आपका log 2। ठीक है, क्लियर है बात। चलो इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए i = क्या हो जाएगा आपका, फिर यही वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे अप्लाई किए थे हम, यहाँ पे मैं किया था ना, ये n log m = क्या होता था log m to the power n, यही यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो क्या मिल जाएगा आपको log 3 to the power -3। ठीक है, लो 3 to the power 3 लिखते हैं, माइनस को हम यहीं रहने देते हैं ना। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा ये आपका ये log 16 प्लस log 2। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए यहाँ से देखिए i = क्या मिलेगा आपको -log 27 प्लस यहाँ पे ये log क्या मिल जाएगा आपको log, देखो अभी कभी ऐसा रहता था ना log m + log n, तो आप क्या लिखते थे log m × n है ना। तो यहाँ पे देखो log 16 + log 2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log 16 × log 2। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ से i = आपको क्या मिल गया, ये देखो माइनस दिख रहा है ना आपको। ठीक है, इसको लिख लो log 16 2 जा 32 और ये -log 27, इसको आप क्या लिख सकते हो i = log 32/27। ठीक, क्लियर है बात है ना। कैसे लिख सकते हो इसको, देखो कभी आप यहाँ पे फॉर्मूला देखो ऐसा रहता था ना log m - log n, तो आप क्या करते थे log m/n कर देते थे ना। तो यहाँ पर भी वही है log 32 - log 27/log 32/27। ठीक है, आई थिंक ये आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया होगा है ना। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। If you like the video, then subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the like button.